हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोगों ने ऑर्गेनिक में अभी तक फिनिश कर लिया है पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स के बारे में हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया। उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं जैसे नाइलॉन 6,6 है, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड का कॉम्पोजिशन है नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम या फिर अमीनो कैप्रोइक एसिड का पॉलीमर है जिसका इनिशियल मोनोमर यूनिट है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इज द इनिशियल मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6। देन हमने बात किया नाइलॉन 610 के बारे में, तो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और सिबेसिक एसिड का कंपोजिशन है नाइलॉन 610। तो ये तीन हमने नाइलॉन्स के बारे में बात किया था। नाइलॉन्स आर पॉलीअमाइड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से जनरेट होता है नाइलॉन एंड हैविंग वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एब्रेशन लेस पॉलीमर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने बात किया पॉलीएस्टर्स के बारे में। तो पॉलीएस्टर्स के हमने दो एग्जांपल देखे, दैट इज टैरिलीन एंड ग्लिप्टल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल और टैरीथैलिक एसिड का पॉलीमर, इथाइलिन ग्लाइकॉल और टैरीथैलिक एसिड का पॉलीमर था टैरिलीन। टैरिलीन इज ऑल्सो कॉल्ड डैक्रॉन, टैरिलीन को डैक्रॉन भी कहते हैं। उसके बाद ग्लिप्टल के बारे में बात की हम लोगों ने, दैट इज पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड। ग्लिप्टल मेनली एडेसिव्स बनाने के लिए सीमेंट में और एस्बेस्टॉस शीट बनाने के लिए ग्लिप्टल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इट इज अबाउट द पॉलीएस्टर्स, अगेन स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है ग्लिप्टल भी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में। एक और पॉलीमर वहां पे था मेलामाइन। तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉलीमर। इट इज यूज टू मेक नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरीज, जिससे हम नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरीज प्रोड्यूस करते हैं। इट इज यूज टू प्रोड्यूस नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरीज, ठीक है। प्लास्टिक के कप्स और प्लेटें बनाने के लिए यूज होता है मेलामाइन। बेकेलाइट हैंडल्स एंड स्विचेस और नोबोलैक पेंट्स एंड लिकर्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने बात किया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में। तो इट इज अ क्लास ऑफ पॉलीमर विच आर डिकम्पोज बाय द कैटालिटिक एक्टिविटी और आफ्टर सम टाइम इटसेल्फ डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट्स, जो अपने कंपोनेंट में कुछ समय के बाद अपने आप डिकम्पोज हो जाता है, या जिसको हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बैक्टीरियल एक्टिविटी के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं, उस पॉलीमर को हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। द फर्स्ट डिस्कवर्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और डेक्स्ट्रॉन एंड इट इज यूज्ड टू मेक थ्रेड्स फॉर स्टिचिंग वुंड आफ्टर ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद जो जहां पर कट लगता है उसको सिलने के लिए थ्रेड्स बनाते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड या डेक्स्ट्रॉन से। इसके बाद हमने पॉलीलैक्टिक एसिड के बारे में देखा। इसके बाद PHBB पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी को बीटा बैलरेट। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड, जो कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड का कॉम्पोजिशन है। और PHBB का यूज सब पैकेजिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, पैकेजिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज होता है। और इसके बाद कैप्सूल के कवर जो होते हैं वो बनाने के लिए यूज होता है PHBB। एक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में हमने बात किया था नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, दैट इज पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन, जो कि अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड का पॉलीमर है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। इट इज अ क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो ये हम लोगों ने पॉलीमर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स को रिवाइज किया। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर को भी ध्यान रखना है। रबर में सल्फर मिला करके रबर को यूजफुल बनाने का जो फिनोमेना है, इसको कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। दिस वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स गुडियर, जिसको चार्ल्स गुडियर ने डिस्कवर किया, ठीक है। तो सम
इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। और अगला यूनिट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से, एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री, तो वो यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे और बायोमोलिक्यूल्स से भी इस बार अमाइनो एसिड पर रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अमाइनो एसिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से आया और पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन आया था, पॉलीआइसोप्रिन विच इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल रबर, और क्लोरोप्रिन इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल रबर। तो अब हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। द लिविंग मैटर, तो देखो जो लिविंग है वो सब किससे बना हुआ है? नॉन लिविंग से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग, है ना। तो द लिविंग मैटर, द लिविंग मैटर mainly composed of living matter is mainly composed of carbon, nitrogen, hydrogen, mainly composed of carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, phosphorus and sulfur, तो जितना भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल इज कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। और ट्रेस अमाउंट में और क्या क्या चीजें मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर और क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे? तो कैल्शियम, पोटासियम जो कि नर्व ट्रांसमिशन करते हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन आया था। सोडियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, सोडियम। क्लोरीन, मैग्नीशियम पार्ट ऑफ बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम भी पार्ट ऑफ बोन एंड टीथ। आयरन, कॉपर, जिंक। आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन का सेंटर होता है। आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन, मोलिब्डेनम और सेलेनियम, ये एलिमेंट भी ह्यूमन बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। कौन कौन सा एलिमेंट? मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। एंड इन ट्रेस अमाउंट कैल्शियम जो कि बोन्स का पार्ट है, नर्व्स का ट्रांसमिशन करता है। सोडियम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। सोडियम और पोटाशियम जो है नर्व ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, आयोडीन जो कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर और मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। मोलिब्डेनम एंड सेलेनियम इज ऑल्सो हियर इन ट्रेस अमाउंट, है ना। मोलिब्डेनम और सेलेनियम भी रहता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर। जिंक जो है स्नैक पॉइजन में पाया जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखेंगे। स्नैक पॉइजन एंड आईज ऑफ कैट, जिन जानवरों की आंखें रात को चमकती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि लिमिटेड, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी आंखें चमकती हुई दिखती है। तो स्नैक पॉइजन एंड आईज ऑफ कैट कंटेनिंग जिंक, तो उनके अंदर जिंक मेटल होता है, जिंक मेटल प्रेजेंट रहता है, ये ध्यान रखेंगे। उस पर्टिकुलर पार्ट पे जिंक मेटल का प्रेजेंस रहता है। तो देयर इज द composition, the elements which made the cell.
वो एलिमेंट्स जो कि सेल के कॉम्पोजिशन के लिए, ऑर्गन्स को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, टीथ, गम्स, इन सब चीजों के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं, उनके बारे में हमने बात किया। तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं उसकी बात किया हमने। देन अब बात करते हैं, देखो केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन, chemical composition of normal man of 65 kg of weight, 65 kg of weight। अगर एक पर्सन का नॉर्मल वेट 65 kg है तो उसमें क्या क्या चीजें किस रेशो में मिलेगी, उसका बाय वेट क्या कॉम्पोजिशन होगा। तो वाटर इज 61.6%, 61.6%। और अगर आप वेट से बात करोगे तो अबाउट 40 kg। तो एक 65 kg के पर्सन के अंदर 40 किलो पानी होता है, 40 kg ऑफ वाटर, कंटेनिंग 40 kg ऑफ वाटर। ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ बॉडी, हमारा बॉडी मुख्यतः किससे बना हुआ है? पानी से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं सभी लोग कि ज्यादा पानी आपको पीना है, पर डे 4 to 5 लीटर वाटर की आपको जरूरत पड़ती है। और वाटर जो है वो सभी बॉडी एक्टिविटी और ढेर सारे टाइप के एंजाइम्स के लिए एक्टिवेटर जैसा काम करता है। इसके बाद जो एक्सक्रीशन है उसको भी बाहर निकालने में हेल्प करता है, बॉडी के पॉइजन को रिमूव करने में हेल्प करता है। बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी है वाटर, इट इज वेरी गुड ब्लीचिंग एजेंट। तो वाटर का कंपोजिशन है 61.6%। सेकेंड थिंग इज प्रोटीन, और प्रोटीन का जो कंपोजिशन है इट इज अबाउट 17%, 17% ह्यूमन बॉडी जिसका वेट 65 kg है उसके अंदर प्रोटीन होता है, इट इज अबाउट 11 kg। तो लगभग 11 किलो वेट में आता है ये। तो थर्ड इज द प्रोटीन, सेकेंड इज द प्रोटीन। इसके बाद लिपिड, लिपिड्स मतलब फैट का हिस्सा कितना है? तो 13.8% फैट होती है, 13.8% इज द फैट, 13.8%। तो फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल शो करती है। 13.8% बाय वेट इट इज नियर अबाउट 9 kg ऑफ फैट, 9 kg, 9 किलोग्राम के आसपास फैट होती है। और ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये कुछ उसके इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिसमें गुड फैट के रेशो को हमेशा बढ़ाना रहता है, बैड फैट का रेशो कम होना चाहिए क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल काज करेगा जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। तो गुड फैट जिन सोर्सेस से मिलता है उसमें ओमेगा फिश है, लिंसेड ऑयल है। तो डिफरेंट टाइप के ऑयल्स और वेजिटेबल्स ऑयल्स और फैट वाली जो चीजें हैं जैसे ग्राउंड नट है और इन सब चीजों से फैट आपको मिलता है प्रॉपर। तो लिपिड्स 13.8%, by weight it is 9 kg, near about 9 kg। Now the carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट हमारे इंडियंस का मेन फूड है कार्बोहाइड्रेट, है ना, हमेशा दाल चावल खाते हैं हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट्स, आलू, पोटैटोज, राइस, ठीक है, इन सब चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है। बट इट इज ओनली 1.5%, 1.5% और बाय वेट अबाउट 1 kg। तो हमारी बॉडी के अंदर कुल 1 किलो कार्बोहाइड्रेट रहता है। और कार्बोहाइड्रेट के बाद मिनरल्स, मिनरल्स सब वही सब कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस, निकल, जो भी चीजें, मोलिब्डेनम, आयरन, जो भी चीजें थी, है ना। मिनरल्स रहते हैं लगभग 6.5%, 6.1%, 6.1% इज द मिनरल एंड इट इज अबाउट 4 kg ऑफ वेट। तो 4 kg ऑफ वेट, है ना। तो ये हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जिसका वेट 65 kg है उसका एनालिसिस। तो मोस्टली द वाटर इज देयर दैट इज 40 kg, फिर प्रोटीन 11 किलोग्राम, लिपिड 9 किलोग्राम, कार्बोहाइड्रेट 1.5,
percent, it is about 1 kg, and the minerals are 6.1%, near about 4 kg of minerals. So this is composition of a human body of weight of 65 kg, जिसका वेट 65 kg है, उसके बॉडी के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट पॉइंट इज, तो यहां पर बायोमोलिक्यूल्स में मेनली हमें बात करना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सभी टॉपिक पर हमें बात करना है। कार्बोहाइड्रेट्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सिंपली इट इज कॉल्ड compounds of carbon, hydrogen and oxygen, compounds of carbon, hydrogen and oxygen। तो वो कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। chemically it is polyhydroxy aldehyde and ketones। Chemically it is polyhydroxy aldehyde and ketones। Chemically it is polyhydroxy aldehyde and ketones, और केमिकली ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। इट्स जनरल फॉर्मूला और इसका जनरल फॉर्मूला है CxH2O होल Y। इट्स जनरल फॉर्मूला है CxH2O होल Y। तो केमिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है? मे बी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स का कॉम्पोजिशन होते हैं। तो अब थोड़ी से 2-3 पॉइंट्स और इस पे बात कर लेते हैं, फिर आगे के हिस्से में डिस्कशन शुरू करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर फिर बात करेंगे। तो केमिकली इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Number 1, the polyhydroxy aldehyde and ketones, polyhydroxy aldehyde and ketones, जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। और अगली बात, when functional group is aldehyde, अगर फंक्शनल ग्रुप इसमें एल्डिहाइड है, when functional group is aldehyde, अगर इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, इट इज ऑल्सो नोन एज अल्डोज। तो इसको हम अल्डोज भी कहते हैं। अब ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनको हमको ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि बार बार ऐसा नाम आएगा एल्डोज, हेक्सोस, तो ये सब चीजें यहां से ध्यान रखेंगे। तो जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज कंटेनिंग मेनली अल्डिहाइड ग्रुप, तो ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एल्डोज। जिस भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा उसे हम क्या कहेंगे? अल्डोज कहेंगे। इट इज कॉल्ड अल्डोज। when functional group is ketone, when functional group is ketone, it is known as कीटोस। तब उसको हम क्या कहते हैं? कीटोहेक्सोस कहते हैं। इट इज नोन एज
कीटोस आर कीटोहेक्सोस, 6 कार्बन होगा तो कीटोहेक्सोस कहेंगे, कीटोहेक्सोस। ओके, तब उसे कहेंगे कीटोहेक्सोस या कीटोस कह लीजिए। नॉर्मली क्या कहेंगे हम उसको, कीटोस ही कहेंगे ना, नॉर्मली इट इज नोन एज कीटोस, नॉर्मली इसको हम कीटोस भी कहेंगे। ऐसा भी कह सकते हैं ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को फिर हम क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज इज कॉल्ड एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस, एल्डिहाइड ग्रुप और 6 कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप और 6 कार्बन, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, एल्डोहेक्सोस कहेंगे। और कीटोन्स, फ्रक्टोज इज कॉल्ड कीटोहेक्सोस, फ्रक्टोज इज कॉल्ड कीटोहेक्सोस। फ्रक्टोज को क्या कहेंगे, 6 कार्बन है उसके पास और कीटोन ग्रुप है, तो इट इज कॉल्ड कीटोहेक्सोस। ओके, तो देयर इज अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ग्लूकोज को एल्डोहेक्सोस कहते हैं, कीटोन को कीटोहेक्सोस कहते हैं, फ्रक्टोज बार बार कीटोन आ रहा है, फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोस कहेंगे। कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप एंड 6 कार्बन एटम इज देयर। तो फंक्शनल ग्रुप है उसका कीटोन और 6 कार्बन है उसके पास, इसलिए उसको कीटोहेक्सोस भी कहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। 6 मेंबर रिंग, अगर 6 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर रिंग मतलब ये ध्यान रखना है कार्बन और अदर एलिमेंट्स दोनों को जोड़कर, नॉट ओनली कार्बन। 6 मेंबर रिंग मैं लिख देता हूं, कार्बन एंड एनी अदर एलिमेंट दोनों को मिला के अगर 6 कार्बन की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है, द 6 मेंबर्ड रिंग इज नोन एज पाइरोनोस। 6 मेंबर्ड रिंग इज नोन एज पाइरोनोस। तो 6 कार्बन की रिंग होगी तो उसको कहेंगे पाइरोनोस। 6 मेंबर्ड रिंग इज नोन एज पाइरोनोस, इंक्लूडिंग कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स, इंक्लूडिंग कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। तो जब साइक्लिक रिंग के फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर आएगा और उसके पास कुल 6 कार्बन है तो उसको हम कहेंगे पाइरोनोस। 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड, ये सब बातें याद रखनी है, ये इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। 5 मेंबर्ड रिंग इज नोन एज फ्यूरानोस, 5 मेंबर्ड रिंग इज नोन एज फ्यूरानोस, 5 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड फ्यूरानोस। जैसे फ्यूरेन है, डिराइव्ड फ्रॉम फ्यूरेन, तो फ्यूरेन 5 मेंबर का रिंग रहता है, जिसके कॉमन क्लासिफिकेशन THF भी उसमें आता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और फ्यूरेन दोनों 5 मेंबर्ड रिंग का, 5 मेंबर, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, तो 6 मेंबर की रिंग होगी तो पाइरोनोस, और 5 मेंबर की रिंग होगी तो उसको हम कहेंगे फ्यूरानोस। 5 मेंबर रिंग इज नोन एज फ्यूरानोस। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखना है। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? carbohydrates are the most important source of energy, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो अबेंडेंट, मतलब हम लोग मेनली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, नियरली 4 कैलोरीज पर ग्राम, लगभग 4 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी
प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोड्यूस नियरली 4 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी, लगभग 4 कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इट प्रोड्यूस 4 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ एनर्जी, लगभग 4 कैलोरी प्रति ग्राम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमन शुगर। सुक्रोज C12H22O11, this is sucrose, is the most common sugar, is the most common sugar, most common sugar. Sucrose is the most common sugar. Sucrose is the most common sugar. It is made up of alpha D glucose and beta D fructose, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है सुक्रोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों इसके अंदर रहते हैं, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन है शुगर। तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन था। इट इज क्वेश्चन ऑफ नीट 2020। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज गिव, तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, वेयर डी इज द टर्म ऑफ डेक्स्ट्रो, रोटेशन के बेस पर। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का कॉम्पोजिशन होता है सुक्रोज। इट इज द मोस्ट कॉमन शुगर। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। 6 मेंबर का जो रिंग है वो पाइरेनोस, और 5 मेंबर का जो रिंग है उसको हम फ्यूरेनोस बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोस कहते हैं, फ्रक्टोज को हम कीटोहेक्सोस कहते हैं। कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप इन द फ्रक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। बोथ आर इंडिविजुअली शो द ऑप्टिकल isomerism because both are optically active due to presence of chiral carbon, but both are functional isomer। तो एक पॉइंट और फिर से ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर functional isomers, glucose and fructose are functional isomers। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को मिलाकर दोनों कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं? फंक्शनल। और इंडिविजुअली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ काइरल कार्बन। So there is some important points, and then we are talking about the classification of the carbohydrate. Classification of carbohydrate. तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं, इट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। केमिकली इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड केटोन्स, एंड इनिशियली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज monosaccharide. First one is monosaccharide. और monosaccharides का मतलब होता है are the simplest sugar, cannot be further decomposed by hydrolysis, जिसको हम पानी में डालकर और सिंपल फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं, वो मोनोसैकेराइड्स है। द सेकेंड इज ओलिगोसैकेराइड प्रोड्यूस 2 to 10 monosaccharide units, 2 to 10
मोनोसैकेराइड यूनिट, जो 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करेगा, इट इज ओलिगोसैकेराइड। इट मींस व्हाट? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा सैकेराइड्स, ये सब डाईसैकेराइड, जैसे सुक्रोज जो है वो डाईसैकेराइड है, इसके बाद ट्राईसैकेराइड है, राफिनोस, टेट्रासैकेराइड्स है, पेंटा है, ये सब किसके अंदर आएंगे? इट इज ओलिगोसैकेराइड। एंड फाइनल वन इज पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस मोर देन 10 monosaccharide units, more than 10 monosaccharide units, produce more than 10 monosaccharide unit, जो 10 से ज्यादा monosaccharide unit प्रोड्यूस करते हैं, लाइक स्टार्च, सेल्यूलोस, जैसे स्टार्च और सेल्यूलोस जैसे जो सब्सटेंसेस हैं, इनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो वन बाय वन हम सब पे बात करेंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो व्हाट इज मोनो? विच प्रोड्यूस ओनली 1 monosaccharide यूनिट या कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज बाय हाइड्रोलिसिस। जैसा है वैसा ही रहेगा। ग्लूकोज, फ्रक्टोज आर द मोनोसैकेराइड्स। देन ओलिगो कंटेनिंग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तो जो 2 से लेकर के 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करेगा वो ओलिगोसैकेराइड। एंड विच प्रोड्यूसेस मोर देन 10 monosaccharide units are the polysaccharide, उसको हम कहते हैं polysaccharide। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट द मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स are the simplest sugar, are the simplest sugar, सरलतम शर्करा है, और द सिंपलेस्ट शुगर, कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज बाय हाइड्रोलाइसिस, जिसको हम जल अपघटन के द्वारा और अधिक विघटित नहीं कर सकते हैं, जिसको हम जल अपघटन के द्वारा और अधिक विघटित नहीं कर सकते हैं, वो है मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सब जो कॉम्पोजिशंस हैं, ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं। तो मोनोसैकेराइड्स आर व्हाट? आर द सिंपलेस्ट शुगर, कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज बाय हाइड्रोलाइसिस, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस से और ज्यादा डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं और ज्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वो मोनोसैकेराइड्स है। अब देखिए, इसमें जो आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला पोर्शन है, इसको आप अगर मेरे साथ साथ याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंपल भी है और आसानी से याद भी हो जाएगा। पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल टफ नहीं है, बट इट गिव्स नियरली 4 to 6 क्वेश्चन। 4 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे। इस बार भी 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं बायोमोलिक्यूल से। पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स मिला दिया जाए तो 4 से 6 क्वेश्चन, मतलब 24 मार्क्स तक आप यहां से बना सकते हो। तो और बिल्कुल सिंपल है, सभी चीजें आसानी से याद की जा सकती है। अब बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड के बारे में। ओलिगोसैकेराइड्स, तो ओलिगोसैकेराइड्स मींस व्हाट? विच प्रोड्यूस 2 to 10 monosaccharide units, on hydrolysis, तो जिसके हाइड्रोलाइसिस पर 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनेगी, उसको हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। इट इज नोन एज ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड का
पहला एग्जांपल हम देखते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड नाम से क्लियर है, विच प्रोड्यूस 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, विच प्रोड्यूस 2 monosaccharide units, 2 monosaccharide units on hydrolysis, जिसके जल अपघटन पर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां उत्पन्न होती है, विच प्रोड्यूस 2 monosaccharide units on hydrolysis is called डाइसैकेराइड। जैसे हमने कहा C12H22O11, ठीक है। मोल्टोज सुगर भी इसमें इंक्लूड है, तो मोल्टोज इज द डाइसैकेराइड। वाटर से ट्रीट किया मैंने इसको, इट गिव्स आइडेंटिकल 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, तो 2 ग्लूकोज यूनिट बनाती है मोल्टोज सुगर। मोल्टोज सुगर एंजाइम मोल्टेज, अगर जरूरत पड़ती है तो एंजाइम लगाएंगे मोल्टेज, तो इट गिव्स 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो 2 ग्लूकोज यूनिट प्रोड्यूस करेगा मोल्टोज। C12H22O11 सुक्रोज, बट द केमिकली बोथ आर डिफरेंट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। सुक्रोज इट गिव्स C6H12O6 plus C6H12O6. Again the units are same, but one of them is glucose and one of them is fructose. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सुगर बनाएगा सुक्रोज। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों सुगर होती है, और इसीलिए इसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इन्वर्ट सुगर। इट इज नोन एज इन्वर्ट सुगर, इसको इन्वर्ट सुगर भी कहते हैं। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्शन, और सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस है इसके इस फिनोमेना को हम इन्वर्शन कहते हैं, इन्वर्शन। और वो रैसमिक मिक्सचर होता है जिसमें 50% डेक्स्ट्रो और 50% लिवोफॉर्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इन्वर्ट सुगर कहते हैं सुक्रोज को, क्योंकि वो हाइड्रोलाइसिस पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, बोथ आर नोन एज इन्वर्ट सुगर, इसलिए इस फिनोमेना को हम इन्वर्शन ऑफ सुगर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज अबाउट डाइसैकेराइड, और लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है, तो एक बात इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फॉर्मूला इज द सेम, C12H22O11। लैक्टोज, लैक्टोज कहां पे मिलता है? मिल्क के अंदर, मिल्क सुगर भी कहते हैं लैक्टोज को, तो इट इज अ डाइसैकेराइड प्लस वाटर। लैक्टोज इज ऑल्सो डाइसैकेराइड, इट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। इसके यूनिट ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज C6H12O6, तो देयर इज ग्लूकोज प्लस अगेन C6H12O6, बट इट इज गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन जिसमें होगा वो है लैक्टोज सुगर। लैक्टोज सुगर इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क सुगर, मिल्क सुगर को लैक्टोज सुगर कहते हैं। देन एक और डिस्कस कर लेते हैं, ट्राइसैकेराइड। कई बार ट्राइसैकेराइड तक कुछ चीजें पूछ लेते हैं, तो वहां पर हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, और देखो जैसे हमने डाइसैकेराइड लिखा तो C12H22O11 प्लस वाटर, C12H22O11 प्लस वाटर ऐसा लिखा था, है ना, ऐसा लिखा C12H22O11 प्लस वाटर। अब देखो यहां पे C12 था, तो यहां पे 6 ऐसा हो जाएगा, देखो C12H22O11, H22O11, तो यहां पे हो जाएगा C18। अब कंपोजिशन ध्यान नहीं आ रहा है तो देखो 2 वाटर डालो इसमें, कितने वाटर, वहां पे 1 वाटर डाल रहे थे, यहां पे 2 वाटर डालो, क्या बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो C6H12O6 की 3 यूनिट मिली,
C6H12O6 की 3 यूनिट मिली। फॉर्मूला भूल गया मुझे मान लो, तो कैसे बना दूंगा मैं इसको? तो C तो हो गए 18, ये तो फाइनल बात हो गई। H देखो कितने हैं, 36 हैं। 36 में से 4 आपने यहां लिया है, तो यहां पे कितने हो जाएंगे, 32। ऑक्सीजन गिनो, 18, 2 ऑक्सीजन यहां है, तो यहां कितनी हो जाएगी, 16। दिस इज कॉल्ड रैफिनोस। इस शुगर को हम कहते हैं रैफिनोस। तो रैफिनोस इज द ट्राइसैकेराइड। रैफिनोस एक ट्राइसैकेराइड है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, तीनों चीजें रहेंगी रैफिनोस के अंदर। तो रैफिनोस वो शुगर है जिसके हाइड्रोलिसिस पर 3 डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनेंगी, एंड दैट मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कंटेनिंग ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। क्या क्या चीजें होगी उसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इट कंटेंट ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। याद रखेंगे, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ये 2 यूनिट दिया हुआ था और एक पूछा था कि एक और क्या रिमेनिंग है, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज डाल दिया था। एक और यूनिट जो थी मोनोसैकेराइड की, दिस इज गैलेक्टोज। 2011 या 2010 में से ही मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। रैफिनोस का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 मोनोसैकेराइड बनेगा, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीसैकेराइड। Polysaccharides produce more than 10 monosaccharide units on hydrolysis, जिसके हाइड्रोलिसिस पर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट बनेगी। प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। और इसके एग्जांपल्स हैं सेल्यूलोज और स्टार्च, जिसमें स्टार्च का सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। C6H10O5 से डिनोट करते हैं हम स्टार्च को। इट इज ट्रीटेड विद n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एंजाइम कौन सा, डायस्टेज लगाते हैं तब मिलता है n मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। तो वहां पे आपको मोल्टोज मिल जाती है। यहां पे सीधे सीधे स्टार्च का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एंजाइम अगर सीधे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से एंजाइम यूटिलाइज होते हैं, अमाइलेज और लाइपेज प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ द ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग के सलाइवा में होते हैं। उनके अंदर क्वालिटी होती है स्टार्च को सीधे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए कोई भी फूड मटेरियल को जब आप बार बार चबाओगे तो चेविंग के बाद कैसा फील आता है, हल्की सी शुगर फील आएगी, ऐसा मिठास सी आती है। तो दैट इज ग्लूकोज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो स्टार्च इज डिकम्पोज into n molecules of glucose and the monomer of starch is glucose. starch का monomer unit है glucose। तो glucose is the monomer unit of starch, ये बात भी ध्यान रखना है। और polysaccharides जो होते हैं colorless amorphous solid होते हैं। colorless polysaccharide, colorless amorphous सॉलिड, कलरलेस एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, कलरलेस एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, नो टेस्ट, सो इट इज कॉल्ड नॉन सुगर, नो टेस्ट, सो इट इज कॉल्ड नॉन सुगर, इसलिए इसको नॉन सुगर भी कहते हैं। ये नेमिंग का मेथड तरीका रहता है, बाकी ऐसा कुछ सच है नहीं है ना। तो इसको नॉन सुगर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्वीटनेस नहीं रहती है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में। तो देखिए, देयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
by a classification, it is are of three types, that is mono, oligo and poly. Monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. What are the monosaccharide? It is the simplest sugar, cannot be further decomposed by hydrolysis, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, वो है मोनोसैकेराइड्स. देन वी आर टॉकिंग अबाउट ओलिगोसैकेराइड, तो जो 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करेगा, विच प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, इट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड. और उसके बारे में हमने पढ़ा डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड एंड सो ऑन. इसके बाद फिर पॉलीसैकेराइड्स, तो जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, वो है पॉलीसैकेराइड्स. इट इज नोन एज पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है. और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में. ओके कमांडोस, थैंक यू.